किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए, युग्म माने जोड़ा, अंतरापृष्ठ, इंटरफेस, क्या कहते हैं, इंटरफेस या पृथककारी तल पर प्रकाश की किरण का अपवर्तन ना हो, रिफ्रैक्शन ना हो, तो प्रकाश की किरण द्वारा बने आपतन कोण का मान होगा। यहाँ देखिए, ये मान लीजिए ये पृथककारी तल है जिसको हम लोग कहते हैं अंतरापृष्ठ। ये अंतरापृष्ठ है। इधर मान लीजिए पानी का माध्यम है, माध्यम युग्म है। इधर मान लीजिए वायु का माध्यम है, एयर, और यह है वाटर का माध्यम, वाटर मीडियम। ये पृथककारी तल है, अंतरापृष्ठ कहिए या कहिए पृथककारी तल, पृथककारी तल, इंटरफेस, तो हम लोग कहते हैं इंटरफेस। अब ध्यान से देखा, इसको कह रहा है आपतन कोण। ये मान लीजिए कोई किरण इस तरह से आकर के पड़ रही है, ये आपतन कोण, ये हो गया अभिलंब या नॉर्मल, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, अभिलंब या नॉर्मल। ये आपतन कोण कुछ भी हो, मान लीजिए आई अंश का है, तो जब भी कोई एक किरण अंतरापृष्ठ पर या पृथककारी तल पर पड़ती है तो उसका अपवर्तन अवश्य होगा। शर्त यह है कि अगर इधर पॉलिश किया हुआ हो इस तरह से, अगर तब क्या होगा, केवल परावर्तन होगा, अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन कह रहा ये पॉलिश नहीं किया हुआ है, दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है, तो इसका अपवर्तन जरूर इधर होगा, चाहे इधर से इधर जाए, मान लीजिए सघन से विरल माध्यम में जाए तब भी अपवर्तन होगा। फर्क ये होगा कि अभिलंब से दूर हट जाएगी, इतने होगा। तो कह रहा है कि कोई किरण मान लीजिए इधर से आकर के पड़ रही हो, तो आपतन को हम चाहते हैं कि इसका अपवर्तन ना हो, इसका अपवर्तन ना हो, यानी दूसरे माध्यम में न जाने पर, इधर से आई है इस माध्यम में ना जाए या तो लौट जाए, यानी अपवर्तन ना हो। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपतन कोण का मान अगर 30 अंश है तब भी अपवर्तन होगा। आपतन कोण का मान लीजिए 60 अंश है, इस तरह आपने कर दिया 45 अंश है तब भी अपवर्तन होगा। आपतन कोण का मान आपने 60 अंश कर दिया तब भी अपवर्तन होगा, क्या होगा, अपवर्तन होगा। लेकिन यदि आप ये आपतन कोण अभिलंब के साथ बना कोण है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, अगर आप आपतन कोण का मान 90 अंश कर दें, 90 अंश कैसे हो जाएगा, देखिए ये इस दिशा में प्रकाश की किरण आकर के पड़ रही है, आपतित किरण हो गई, तो ये आपतन कोण हो गया 90 अंश का। अगर इस दिशा में आपतित हो रही है तो ये अपवर्तित तो नहीं होगी, इसी दिशा में सीधे चली जाएगी। तो आप क्या कहोगे, ये विकल्प डी सही है। देखो 90 डिग्री के ये वाला सही है, ये आपतन कोण या आपतित किरण है या विलंब है। A pencil emerges in water appears oblique. What is the reason? एक पेंसिल पानी में डूबी हुई, अंशतः डूबी हुई है, वो टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्यों, इसका क्या कारण है? कारण है रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, नन ऑफ दीज। रिफ्रैक्शन आप जानते हो, ये मान लीजिए क्या है, इंटरफेस है, इधर पानी है, ये मान लीजिए कोई एक पेंसिल है, ए बी सी इसका नाम है, ए बी सी। क्या आप देख रहे हो, यह है डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, और यह है रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम, वायु का माध्यम, ये वाटर माध्यम है। आप देखोगे यहाँ बिंदु सी से दो किरणें चलेंगी, एक किरण, इसको बाहर से कोई आदमी देखना चाहेगा, कैसे देखेगा, दो किरण चलेगी, एक किरण लंबोत दिशा में आपतित किरण बिना विचलित हुए आगे की ओर सीधे चली जाएगी, ये अपवर्तित रिफ्रैक्ट होगी। दूसरी किरण जो इस तरह पड़ रही है,
मान लीजिए बिंदु पर पड़ रही है, यहाँ ये अभिलंब हो गया, अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रही है। ये जब बाहर जाएगी तो सघन से विरल में डेंसर टू रेयरर जाने पर ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस तरह अभिलंब से दूर हटने वाली ये किरण, ये क्या रिफ्रैक्टेड रे दोनों है, इनको पीछे की ओर बढ़ाइए तो सी का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, यहाँ सी डैश पर बन जाता है, जो कि कुछ ऊंचाई पर है, यानी ये सी बिंदु सी डैश पर दिखाई पड़ता है। तो अब पेंसिल किस तरह दिखाई पड़ेगी, ए बी सी के रूप में दिखाई पड़ती। ये कारण क्यों है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से है, रिफ्लेक्शन की वजह से, ना टोटल इंटरनल के कारण है ना परावर्तन के कारण है। ये आप क्या है, विकल्प ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। n is equal to n into sin c is equal to नहीं मालूम। हम जानते हैं कि जब कोई किरण किसी सघन माध्यम से, पहले लाइट रे रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है और एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि ये किरण, इसका मान आपतन कोण का मान इतना अधिक हो जाता है कि अपवर्तित किरण इस तरह जाने लगती है, यानी अपवर्तित किरण अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तब हम कहते हैं ये क्रिटिकल पोजीशन है, ये एंगल, ये आई एंगल ये बराबर है, इसी को हम लोग सी कहते हैं या इसी को आई सी भी कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। आपतन कोण का वो मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। यदि क्रिटिकल एंगल आई सी हो या सी हो तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये डेंसर टू रेयर जा रही है, हम कहेंगे क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, ये मान लीजिए एयर है, ये है वाटर, मान लीजिए डेंसर टू रेयर जा रही है, तो हम कहेंगे ये बराबर हो जाएगा किसका, माध्यम का अपवर्तनांक, क्या हो जाएगा, माध्यम का अपवर्तनांक फ्रॉम डेंसर टू रेयर, साइन आई अपॉन आर, आई इधर डेंसर मीडियम में है, साइन आई अपॉन साइन आर is equal to refractive index of denser medium, rarer medium with respect to denser medium, rarer medium with respect to denser medium। ये इस तरह से भी कुछ किताबों में लिखा रहता है, ऐसे NRD रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका प्रश्न में दिया हुआ है, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी आपको दिया है n कितना रेयर टू डेंसर, या इसी को हम कहते हैं इस तरह से NDR रेयर के सापेक्ष डेंसर का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, ये दिया हुआ है n, कितना दिया हुआ है n, तो हम जानते हैं ये रेयर टू डेंसर बराबर n, तो हम कहेंगे r, इसको इधर कीजिए इसको इधर कीजिए तो ये व्युत्क्रम हो जाता है, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर, या इसी को आप कहोगे n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन n। इसको आप अदला बदली कर दोगे, इसको उल्टा कर दो तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक। जैसे कि इसके लिए आप उदाहरण के लिए जाने रहिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of refractive index of water with respect to air is equal to 1 upon refractive index of air with respect to water। इस तरह से कहेंगे वायु के सापेक्ष, इसको पहले कहोगे एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक बराबर 1 बटा एयर का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा, ये बराबर n था, तो इसकी जगह पर आप क्या कहोगे, ये बराबर हो जाएगा साइन, हाँ हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये साइन आई अपान साइन आर, या आप लिखोगे साइन आई का मान क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल सी के बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे साइन सी अपान साइन आर, ये आर बराबर हो गया रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ आर है, ये आर रेयरर है, दोनों फर्क है। इज इक्वल टू ये दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है ये आप देख रहे हो कितना, ये दिया हुआ है रेयरर के सापेक्ष डेंसर का अपवर्तनांक बराबर है n, रेयरर के सापेक्ष डेंसर का अपवर्तनांक, रेयरर के सापेक्ष डेंसर का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तो विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/n होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कितना 1/n, क्या हो जाएगा 1/n, या क्या आप देखोगे यहाँ पर साइन सी तो वैसे ही रह गया, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1/n, ये हो गया आपका। अब आप जान रहे हो, अब यहाँ आइए, आप लिखा n साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखोगे आर एन, यहाँ वैसे रहेगा साइन सी बराबर 1/n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n कट गया, बराबर हो जाएगा 1, यही आंसर हो गया। कितने आपको लिखना, आप शॉर्ट में आप ये जानोगे, क्या जानोगे, क्रिटिकल एंगल की साइन, क्रिटिकल एंगल की साइन क्या है, क्रांतिक कोण का साइन, क्या है, क्रांतिक कोण का साइन सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है। क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण की साइन का मान, इस शॉर्ट में याद कर लोगे, क्रांतिक कोण की, इतना कुछ लगाने की नहीं जरूरत है, क्रांतिक कोण की साइन का मान, क्रांतिक कोण की साइन का मान सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है। The sign of critical angle, sign of critical angle डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम के सापेक्ष विरल रेयरर मीडियम का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। साइन सी क्या है, साइन सी क्रिटिकल एंगल की साइन का मान क्या होता है, n क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर टू डेंसर है। 1/n क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, यही याद रखेंगे।
तो ये प्रश्न में दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है क्या, रेयरर के सापेक्ष डेंसर का। तो आप डेंसर के सापेक्ष रेयरर का ज्ञात करोगे, ये n दिया हुआ तो 1/n हो गया, तो साइन सी की जगह 1/n, यहाँ n है तो n गुणे 1/n बराबर हो जाएगा 1। यही इतना करना है इम्तिहान में आपको, यही कुछ समय लिखना है आपके समझने के लिए सिर्फ। चाल से कम होती है स्पीड ऑफ लाइट इज, हाँ देखिए कह रहा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज लेस देन द स्पीड इन वैक्यूम। ये हम जानते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में, चाहे वायु का माध्यम हो, पानी का माध्यम हो, कांच का माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है किसकी अपेक्षा, निर्वात में प्रकाश की चाल। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक होती है। तो ये वाला ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, बाकी ये सब गलत है। कांच के बने क्या है, द्विउत्तल लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ हाफ, फोकल लेंथ ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस इन एयर, वायु में धनात्मक होगी यानी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, लेंस के पदार्थ पर निर्भर करेगी, डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ, डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द लेंस। दूसरी भौतिक राशियों पर, अन्य फिजिकल क्वांटिटीज, अदर फिजिकल क्वांटिटीज, अदर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस हम जानते हैं, ये है डबल कॉन्वेक्स लेंस या द्विउत्तल लेंस इसको कहते हैं। आप जानते हो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, किन्हीं दो तलों, किन्हीं दो सरफेसेस से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, किन्हीं दो तलों से घिरा पारदर्शी माध्यम, किन्हीं दो सरफेसेस से घिरा ए मीडियम सराउंडेड बाय टू सरफेसेस। ए मीडियम कैसा मीडियम हो, वो कैसा मीडियम हो, पारदर्शी हो, कैसा हो, पारदर्शी मीडियम हो, और वो दो तलों से घिरा हुआ हो जिनमें एक तल कर्व्ड जरूर होना चाहिए, वक्र तल, दोनों वक्र तल है। तो आप जानते हो, हम जानते हैं ये बीच में एक बिंदु होता है जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, बिना डेविएट हुए सीधे अपने मार्ग पर चली जाती है। फिर हम जानते हैं इसका जो बाएं ओर वाला तल है, लेफ्ट साइड, ये प्रभावकारी होता है, इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव, और दाहिनी साइड का ये तल नॉन इफेक्टिव, ये इसका कोई प्रभाव नहीं होता, ये रहे या न रहे। तो आप जानते हो इसको बनाने के लिए कहीं इधर इस तरह से इसे वृत्त खींचना पड़ेगा इसे, यानी आप देखोगे इसका केंद्र
यानी फोकस केंद्र, और फिर ये केंद्र कहीं और होगा, इधर दाहिनी हाथ की ओर होगा। तो हम जानते हैं सभी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाती है। ऑप्टिकल सेंटर की राइट साइड की दूरी पॉजिटिव होती है, ये लेफ्ट साइड की दूरी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। अवतल लेंस हो मान लीजिए इस तरह से, तो ये अवतल लेंस में जानते हो बाई तरफ की दूरी, ये लेफ्ट साइड क्या होता है, इफेक्टिव होता है, ये समझिए नहीं है दाहिना साइड। इस साइड को बनाने के लिए आप इस तरह से इसे खींचोगे, यानी इसका ये सेंटर यहाँ कहीं 2F होगा, फिर कहीं यहाँ F होगा, ये O है। तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है, बाई ओर की दूरी डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट इज नेगेटिव, ये हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। पदार्थ पर निर्भर करती है, लेंस के मैटर पर नहीं निर्भर करती है, क्योंकि कांच ही का उत्तल लेंस कई प्रकार का होता है, उसकी फोकस दूरी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। उतना ही बड़ा ये चश्मा आप देख रहे हो, ये उत्तल लेंस मान लीजिए इसमें लगा हुआ है, आपके देखने में लगता है कि ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक है, लेकिन पदार्थ ये एक ही है, कांच है, लेकिन इसकी फोकस दूरी कम और ज्यादा हो सकती है, जिस तरह से आदमी की आंख की बनावट हो। तो ये हो गया। फिर कह रहा है, तो ये भी गलत हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। ये दूसरी भौतिक अवस्थाओं पर, भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, उसका सरफेस टेंशन, उसका घनत्व, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, तो इस पर भी ये निर्भर नहीं करता है। तो फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है, डबल कॉन्वेक्स लेंस की, यानी उत्तल लेंस की कॉन्वेक्स लेंस की, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। अवतल लेंस से अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर 2F पर, F और 2F के बीच, यह है केंद्र और सेंटर और F के बीच। हम जानते हैं यह है, मान लीजिए ये कोई अवतल लेंस है, यह अवतल लेंस, यह प्रकाशी केंद्र हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ कहीं है ये F, ये हो गया 2F, यहाँ इधर है F डैश, इधर है 2F डैश।